हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। हम लोग देख रहे थे संस्कृत के महाकवियों को ना, संस्कृत में जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी कवि हैं उनको हम देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे उसी कड़ी में, अगली कड़ी में हम देखेंगे पंडित राज जगन्नाथ को ना। पंडित राज जगन्नाथ को सभी लोग जानते हैं, जो कि संस्कृत साहित्य में इनका बहुत ही मुख्य स्थान है। वैसे पंडित राज जगन्नाथ हैं, तो अगर हम इनके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके जन्म के बारे में ना। अगर कोई भी कवि के बारे में हम जानना चाहते हैं या उनके बारे में कोई भी चीज़ परीक्षा में पूछता है तो जन्म मृत्यु से संबंधित जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। तो उसको हम देखेंगे। जैसे 1590 में ना इनका जन्म जो है कुतुब शाही वंश में हुआ था। पंडित राज जगन्नाथ का जन्म कुतुब शाही वंश में हुआ था, ठीक है। वाराणसी स्थान है जहाँ इनका जन्म स्थान है, वाराणसी है, कुतुब शाही वंश है। और 1670 में इनका मृत्यु हुआ था और इनको दफनाया कहाँ गया था? गंगा जी में इनको दफनाया गया था ना। तो पंडित राज जगन्नाथ का जन्म 1590 ईस्वी में कुतुब शाही वंश में वाराणसी में हुआ था। और इनके जो पिता थे, पिता कौन थे? पिता पेरुभद्र थे। पिता इनके पेरुभद्र थे और माता लक्ष्मी देवी थी। पेरुभद्र और लक्ष्मी देवी, ऐसे माता लक्ष्मी देवी और पिता पेरुभद्र थे। और गुरु इनके कौन थे? दारा सिकोह ना। तो बहुत आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ें जो भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उसमें गलतियाँ नहीं होंगी। जैसे पंडित राज जगन्नाथ का जन्म कब हुआ था? तो 1590 ईस्वी में कुतुब शाही वंश में हुआ था ना, वाराणसी में। और इनका मृत्यु अगर पूछता मृत्यु के विषय में, इनको कहाँ दफनाया गया था? तो गंगा जी में दफनाया गया था। और 1670 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था ना, या इनका देहांत हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं। इनका देहांत कहाँ हुआ? देहांत हुआ था, कब हुआ था? 1670 ईस्वी में वाराणसी में गंगा जी में इनको दफनाया गया था। दफनाने का स्थान जो है वो तो जो डीपली पूछता है उसमें पूछ लेता है ना। उनके पिता का नाम क्या था? पेरुभद्र। पिता कौन थे? पेरुभद्र थे। और माता लक्ष्मी देवी। माता लक्ष्मी देवी, पिता पेरुभद्र। और गुरु इनके दारा सिकोह थे ना। इसके बाद है ये जो समकालीन थे, इनके जो समकालीन कवि थे भट्टोजी दीक्षित थे और अप्पय दीक्षित ना। भट्टोजी दीक्षित और अप्पय दीक्षित हैं, ये जो इनके समकालीन कवि थे। कृतियाँ इनकी हम देखते हैं तो इनकी 13 कृतियाँ जो हमें संस्कृत साहित्य में मिलती हैं। 13 कृतियों का वर्णन मिलता है हमें ना। तो हम देखते हैं जैसे इनकी जो प्रसिद्ध रचना है गंगा लहरी या पीयूष लहरी है, इसमें 53 पद है ना, 53 पद है। गंगा लहरी या पीयूष लहरी में 53 पद हैं। और दूसरी इनकी रचना है अमृत लहरी। नेक्स्ट है सुधा लहरी। इसके बाद है लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, प्राण भरण, छठा है प्राण भरण, सातवां है जगत भरण और मनोरम कुछ मर्दम ना। यहाँ से देखिए, सातवें के बाद आठवां यहाँ है यमुना वर्णन, रस गंगाधर। इसके बाद भामिनी विलास। जो रस गंगाधर है ये तो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है ना, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है रस गंगाधर। तो इसको तो सभी लोग जानते होंगे। पंडित राज जगन्नाथ की जो रचना है इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि यहीं से मिलती है, रस गंगाधर है। भामिनी विलास। भामिनी विलास देखते हैं तो इसमें 4 विलास है ना। इसमें कितने विलास हैं? 4 विलास हैं। 4 विलास कौन कौन से हैं? श्रृंगार विलास, गरुड़ विलास, शांति विलास और अन्योक्ति विलास। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भामिनी विलास में कितने विलास हैं? तो 4 विलास है। कौन कौन से हैं अगर पूछता है, या फिर ये चारों दे देगा, पूछेगा कौन इसमें से कौन सा नहीं है, उसमें का कुछ और दे देगा विलास करके जिससे आप कंफ्यूज हो, या फिर 4 दे देगा
उसमें 3 गलत रहेगा, विलास विलास करके दे देगा और एक सही दे देगा। इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है परीक्षा में। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। अगर विलास आप जानते हैं, श्रृंगार विलास, गरुड़ विलास, शांति विलास और अन्योक्त विलास, 4 विलास है, ठीक है। इसके बाद 10वें के बाद 11वां है मनोरम कुछ मर्दम। 12वां है शांति चित्र मीमांसा खंड ना, चित्र मीमांसा खंड। और 13वां कौन सा है, आसव विलास। तो इनकी जो 13 रचनाएं हैं, या इनकी कितने जो है 13 हैं, 13 को हम यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं। जिसमें से रस गंगाधर और ये भामिनी विलास, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीयूष लहरी, गंगा ये सब आप लोग ध्यान देंगे। 2-3 बार ऐसे इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान, कठिन नहीं है, आसान है। बहुत ही आसानी से आप लोग परीक्षा में इसको क्या करेंगे, सही करके आएंगे ना। कोई भी चीज़ें आप पढ़िए तो उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और बीच बीच में देखते रहिए, क्योंकि आप लोग जब जो भी चीज़ें पढ़ते हैं अगर उसको रिपीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, साफ हो जाएगा माइंड से ना। कि बहुत चीज़ें सब लोग पढ़ते हैं तो हर चीज़ें याद नहीं रहती, अगर आप बीच बीच में उसको देखते रहेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी ना, ठीक है। और समय अब बिल्कुल नहीं है, जो भी पढ़िए, जितना भी पढ़िए उसको रिपीट करते रहिए। अगर रिपीट करेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी, और बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर रिपीट नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सब लोग अपना ख्याल रखिए।